2017 आया 14 के बाद। 2014 में उत्तर प्रदेश में एक सरकार बनी, लेकिन आप अपना दबाव देखिए। सरकार में एक पार्टी मेजॉरिटी में तो आ गई, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, क्योंकि समाज का जब जहन, उनकी मानसिकता तय हो जाती है कि ये समाज जो है किसी ऐसे ही आदमी को नहीं देखना चाहता, उसने लोकसभा से इस्तीफा दिया और एक मठ का मुखिया होने के बाद भी, जिसने चुनाव भी नहीं लड़ा एमएलए का, उसको मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर लिया। अब आप इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आपके बदलने के कारण दिल्ली भी तय कर लिया कि यहां कोई ऐसा नहीं चाहिए। एक मुख्यमंत्री थे वहां, मेरे कारण बेचारे चले गए, उनकी गड़बड़ हो गई, थोड़ा बड़े दुखी रहते हैं मुझसे। उन्हें मंच पे मेरे साथ साझा करना था। वो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर थे, मेरे ही सामने कह रहे हैं मंच पे खड़े होकर के, और मैं मंच पे भी नहीं बख्शता किसी को, बोले कि शिवाजी सेकुलर थे और उन्होंने बड़ी सारी मस्जिदें बनवाई। वो गए नहीं थे, वो नीचे ही बैठे थे, मैंने सारी मस्जिदें तोड़ दी। मैंने कहा आपको अपनी दुकान चलानी है, आप बिकिए, कम से कम शिवाजी को बदनाम मत कीजिए कि उन्होंने मस्जिदें बनवाई, वो बहुत सेकुलर थे। ये सेकुलरिज्म की बीमारी आपको है, शिवाजी को नहीं थी। आप हमारे ऊपर, हमारे हीरो पे कीचड़ मत डालिए। 15 दिन बाद ये किसी ने दिल्ली में सुन लिया, बेचारों का पद चला गया। पहला इंटरव्यू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप जाके निकाल के देखिएगा। पहले इंटरव्यू में पत्रकार का पहला सवाल था कि आप एक मठ के मुखिया हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, आपको कैसा लग रहा है? आप जवाब देखिए ना। आप जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, मैं उसको एक अंदरूनी चेंज बता रहा हूं आपको। उसका एक ही लाइन का जवाब था कि मैं जिस मठ का मुखिया हूं, उस मठ के सामने इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी की 2 कौड़ी की औकात है। नहीं, हमारे यहां तो कुर्सी के लिए जिन्हें क्या क्या परपंच करेंगे लोग, लेट जाएंगे, जलील होंगे, अपनी पार्टी से निकल जाएंगे। 4 समर्थक एक एक दिन के मुख्यमंत्री इस देश में बने हैं। ऐसे ऐसे भी सनातनी हमने देखे हैं। उसने मैसेज दिया कि कुर्सी वुर्सी के चक्कर में मत पड़ना, अगर अपना पुरुषार्थ करोगे कुर्सी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। इसलिए अब उसको हटा नहीं पा रहे हैं। उसने कहा भाई साहब ऐसे तो नहीं जाऊंगा। और आप 17 में बदले, 14 के बाद 19 का चुनाव हुआ, 283 से आपने 303 सीटें दी। दुनिया को समझ में आ गया कि भारत के सनातनियों को अपना नेता चुनने का तमीज आ गई है। हम जब बाइडेन को चुनते हैं, ट्रंप को चुनते हैं, तो उन लोगों से पूछा कि लोग ये पूछते थे कि ट्रंप की क्या डिग्री है, बाइडेन की क्या डिग्री है, वो किस जाति का है। अमेरिका को जो सुरक्षित रख सकता है, दुनिया में किसी भी ताकत के सामने वो लड़ सकता है, वो उसको चुनते हैं। समाज उसके साथ खड़ा हो जाता है, उसकी जाति वाती नहीं देखते। तब आपके नेता को यह भरोसा हुआ कि अब कोई चिंता नहीं है। 283 से 303 दे दी हैं, इसका मतलब है कि तीर निशाने पे लग गया है। और आपने दबाव बनाया, आपने कुछ नहीं किया, वोट सही जगह दिया और कहा कि अब मत कहना कि सिर्फ कांटे का बहुमत था, अब हमने तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे दी है, अब मत आना हमारे पास, हमारे एजेंडे 3-4 पूरे करोगे तभी आना। आपके इस दबाव के कारण, यह घटना मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मुझे आपको खुश करना है, मैं उस भाव को बार बार कहना चाहता हूं। कल कोई और भी इसकी जगह होगा, लेकिन चुनना ऐसा ही हीरो, मेरा कहने का मतलब यह है। हीरो की कमी नहीं है आपके पास। तब क्या हुआ, वो मिरेकल हुआ जो भारत के संसद के इतिहास में नहीं हुआ कभी।
और यह भरोसा आपके कारण था। उसको पता था कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है उन्हें विकास वीर सिंह नहीं चाहिए, उन्हें ये बिजली फ्री नहीं चाहिए, इनको कुछ और चाहिए। पहली बार आपने कुछ और देने के लिए उसको चुना था, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही था। उस दबाव का कारण हुआ कि संसद में जिस धारा के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते मैंने अपने साथी की जान गंवाई, आर्टिकल 35A और 370 के ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करी। और वो इसलिए नहीं की थी कि हमें कोर्ट फैसला देगी, हमने इसलिए की ताकि देश को खबर पता चले कि ये भी कोई चीज है। आपके नेताओं ने नहीं बताया आपको कि कश्मीर में 370 ज्यादा खतरनाक थी या आर्टिकल 35 एक खतरनाक था। तो आर्टिकल 35 को पूरा देश जानता ही नहीं था। मेरी कोई सभा उस दौर की ऐसी नहीं होगी जहां मैंने आर्टिकल 35 हो, जो 370 से भी ज्यादा खतरनाक था, जो 1954 में रात के अंधेरे में राष्ट्र इनके प्रधानमंत्री के कहने से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ऑर्डिनेंस जारी करके इलीगल तरीके से, उन्होंने कहा कि इलीगल है, मैं बाद में देख लूंगा, उसको संसद ने मंजूरी नहीं दी, तब भी संसद संविधान में जुड़ गई। यकायक एक दिन आपको खबर मिली, 19 के बहुमत का दबाव, 83 से 303 पहुंचाने का दबाव। संसद में लोगों को यह कुछ पता ही नहीं था, सन्नाटा था, क्योंकि जो 19 वाला है वो 14 वाले से ज्यादा खतरनाक है। पूरे देश में 2 ही लोगों को यह बात पता थी। संसद में आया, जिस पार्टी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था और वो बिल दोनों सदनों से बिना पास किए हुए माने ही नहीं जा सकता था। आपकी ताकत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंस, उसकी तैयारी 2 महीने पहले हुई, उसका अंदाजा था। पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में भी बहुत से हैं जो खबरें पास करते हैं, क्योंकि उनका गम है कि हम प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तुम मंत्री बनने भी लायक नहीं है, तुम्हें बना रखा है, यही बहुत है। और पहली बार भारतीय संसदीय इतिहास में जिस पार्टी का जिस सदन में बहुमत नहीं था, उस सदन में वो बिल लेके पहुंचा और बिल देखने के बाद उसने कहा कि मैं आर्टिकल 35A और 370 को बर्खास्त करने के लिए सदन के सामने बिल रखता हूं। तो जब उसने ये कहा तो वो जो आलू से सोना बना रहे ना आजकल, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि हमारी फैक्ट्री के वर्कर कहां हैं, तो वर्कर नहीं दिखाई दिए पीछे। उसको समझ नहीं आया कि भाई साहब वो भागे वहां से क्या करें। बार बार देखे कि वर्कर 2-3 ही बैठे हुए, बाकी कहां गए। जब तक वो समझ पाते, उन्होंने धारा 370 का प्रपोजल रखा। बहुमत इनके पास था नहीं, उनके पास जो कुछ था वो लुट चुका था। और राज्यसभा में भारत के संसदीय इतिहास में जिस सदन में सरकार का बहुमत नहीं, उसी में पहले बिल पास हो गया। अब आप ताली बजाइए, आप खुश होइए। ये सब होने के बाद उस दिन शाम की सभा में मैंने सबके सामने बोल दिया, मैंने अब कौन रोकने वाला है, अब इसको सबको सार्वजनिक कर दो, ताकि सनातनियों को लगे कि तुमने मूर्खों को नहीं चुना है। पता है क्या किया उसने? ये राज मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं, मैं देश भर में तो बता चुका हूं। 2 महीने पहले 19 में जैसे भेजा आपने, उसने सारे सर्वदलीय लोगों की मीटिंग बुलाई और उनके सामने, क्योंकि हमारी
संसदीय परंपरा में हमारे बहुत सारे नए नए एमपी आते हैं, कुछ पुराने एमपी आते हैं। वो एमपी समय समय पर कोई स्वीडन जाता है कि वहां की हमें म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था देखनी है, ऐसे टूर जाते रहते हैं। 2 महीने पहले उसने एक टीम बुलाई और कहा कि आप लोगों में से जो जो जाना चाहता है, मैं नॉर्वे भेजना चाहता हूं, जहां पानी की व्यवस्था आपको देखने आनी है कि कैसे होती है। हम भी जाएंगे टाइप के। उसमें वो आलू वाली की फैक्ट्री के लोग ज्यादा थे। तो उसमें से किसी ने कहा कि इसमें बीजेपी के लोग कम हैं। तो उनका मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, ज्यादा से ज्यादा हमें औरों को ले जाना है, हम न भी जाएं तो फिर चले जाएंगे। 2 महीने पहले जितने उनके बहुमत में थे, उस बहुमत के सारे लोगों को इस प्लान के तहत, इस प्रपोजल के लाने से हफ्ते भर पहले नॉर्वे में पानी की व्यवस्था देखने के लिए भेजा। और आपको अभी आपको और हंसी आएगी। आप सत्ता पे जिसे बिठा रहे हैं ना, ये सोच के बिठाइए कि जो चारों तरफ पागल कुत्तों की तरह जो लोग घूम रहे हैं, इनको गोली मारने में ये सक्षम है, तो यही हमारा हीरो है। आप अपनी लड़की के लिए वर नहीं देख रहे। जब अपनी लड़की के लिए वर देखें तो ध्यान रखिएगा क्या है कैसा है। लेकिन सत्ता पे ये नहीं कि साहब वो बहुत महान थे, कविता तो सुनाते थे लेकिन कुछ करके नहीं गए। इतना समझदार था कि जिस दिन बिल लाना था उसे, उस दिन की नॉर्वे से लौटने की फ्लाइट भी नहीं थी। जब शाम में पता चला कि अरे वो तो नॉर्वे में पानी की व्यवस्था देखने गए, दुनिया लुट गई यहां। अब ना हंसा जाए न रोया जाए। फिर वो आए, फिर तुम उनकी क्लास लेते रहो। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताई है कि आप चुनते वक्त पुरुषार्थी को चुने, बहादुर को चुने, डिग्री को न चुने कि ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। मुझे बताइए पढ़े लिखे ने कोई काम किया? बताएं। वो तो पढ़ के वो भी आए थे जो जहाज उड़ा रहे थे, बहुत पढ़े लिखे थे। क्या करके गए वो? पढ़ना लिखने से नौकरी मिलती है भाई साहब। सरकार चलाने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। सरकार वही चला सकता है जिसे हर दिन ये हो कि ये मेरी आज आखिरी दिन की कुर्सी है, कल फिर देखूंगा। और इस तरह वो आर्टिकल 35A गायब हो गया। और दूसरा किस्सा, मंदिर के बारे में बड़े सवाल थे। वो जो अब बन रहा है, जिसमें 22 जनवरी में आप लोगों को बुलाया गया है, मंदिर के बारे में भी लोगों को नहीं पता क्या हुआ। और मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं। सत्ता में बैठे लोग नकार सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी गलत बोल रहे हैं, कह सकते हैं वो, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन सच सुनिए क्या हुआ। मंदिर का मामला आया, मंदिर पे बड़ी किस्म, मंदिर पे फैसला नहीं आ रहा है, ढिमाका नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको याद होगा, जरा अपनी मेमोरी को जॉग करिए और याद करिए कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सत्ता के खिलाफ। लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो खुद ही जजेस बाहर आ गए, यही प्रेस से अपनी बात कर रहे हैं। बात खत्म हो गई, लोग भूल गए। एक दिन पता चला कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुखिया थे, दिल्ली में अनाउंस हुआ कि प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। अब हम जैसे लोगों को ये शक हुआ कि जो आदमी खुद लंबे समय तक कोर्ट में बेचारा डेट अटेंड करता रहा, उसे क्या सुप्रीम कोर्ट में देखना है। अलर्ट हो गई, एसपीजी अलर्ट हो गई, सैनिटाइज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट। कोई वहां नहीं। वो गए आपके